हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रिचा कपूर। डॉक्टर रिचा, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्ड ऑक्यूपेशन से बना है। एक्चुअली जब ये प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बहुत सारे डैमेज हुए थे ऑर्थोपेडिकली, न्यूरोलॉजिकली, Yes. बच्चों में बहुत, तो उनकी ऑक्यूपेशंस को यूज़ करके उनके रिहैबिलिटेशन में ये प्रोफेशन की शुरुआत हुई थी। मान लीजिए बच्चे का एक पर्टिकुलर इशू से टेस्ट में, जैसे आपने बोला, या टेक्सचर में आ रहा है, तो उसके बाद किस तरह से आप उसको थेरेपी के लिए एनरोल करते हैं? एज इन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हमारे कई स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हम डिसेंसिटाइजेशन, ओरल सेंसरी सिस्टम को करते हैं। बच्चे की स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चा क्लास में बैठता नहीं है, टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करती है और वो भागना शुरू कर देता है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सो फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर्सपेक्टिव हम लोग उसके एक सेंसेस का एनालिसिस करते हैं। ओके। जिसमें सेंस ऑफ सारे जो 8-9 सेंसेस हमने बताए टच किए जा सकते हैं, क्योंकि क्लास में घूमना मेरे लिए टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है। टैक्टाइल यानी Okay. टच सीकिंग, कि मेरी अब इच्छा हो रही है मैं चीज़ें छूं। नमस्कार, थ्रू द एबल्ड आई पॉडकास्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा एक जगह बैठ के टास्क पूरा नहीं करता, या आपको लगता है कि स्कूल से कंप्लेंट आ रही है कि वो क्लास में चलना फिरना चालू रखता है जब टीचर पढ़ा रही है, या उसका अटेंशन स्पैन इतना कम है कि वो एक चीज़ को याद रखने में उसको तकलीफ होती है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज के पॉडकास्ट में हमें मिलेंगे हमारे गेस्ट स्पीकर से। हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर रिचा कपूर, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, एंड शी हैज सर्टिफिकेशन इन सेंसरी इंटीग्रेशन फ्रॉम यूएस। डॉक्टर रिचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये काम इसलिए अच्छा हो रहा है क्योंकि हमें आप जैसे अच्छे प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं। यूनिटी टुगेदर, सो यस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। डॉक्टर रिचा, आपकी मैंने जब प्रोफाइल पढ़ी उसमें आपके इतने सारे सर्टिफिकेशन है कि मैं अगर एक एक को बोलूँ तो शायद हमें बहुत सारे पॉडकास्ट करने पड़ेंगे। बट छोटा सा सवाल करती हूँ कि इस लाइन में आपका 22 साल का एक्सपीरियंस है, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ। ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? So this journey started with my bachelor's in occupational therapy, followed by master's, as a subject that I wanted to pursue, and not go for MBBS outside Delhi. So I was selected in MBBS outside Delhi, and I was getting this course. Initially, I didn't have, मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था एग्जैक्टली इसमें क्या होता है, बट ये बोला गया कि हम इसमें बच्चों की और एडल्ट्स की थेरेप्यूटिकली और रिहैबिलिटेशन में हेल्प करते हैं। सो शुरू मैंने वहाँ से किया जहाँ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, बट एक बारी आने के बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग मोर एंड मोर फॉर दिस लाइन, और अच्छा लगने लगा, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एक्सपोजर, लर्निंग मिली। तो यस, द जर्नी स्टार्टेड दिस वे। ऑसम, वेरी नाइस। सो बच्चों के साथ काम करते करते कई बार हमें लगता है कि हम ऐसी सिचुएशंस में आ जाते हैं जहाँ पर एक पैरामीटर नहीं होता किसी को असेस करने का। तो हम बहुत ही फंडामेंटल से शुरू करते हैं कॉन्वर्सेशन कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है और सेंसरी इंटीग्रेशन से ये कैसे रिलेटेड है? जी। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी वर्ड ऑक्यूपेशन से बना है। एक्चुअली जब ये प्रोफेशन स्टार्ट हुआ था तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब बहुत सारे डैमेज हुए थे, लाइक ऑर्थोपेडिकली, न्यूरोलॉजिकली, Yes. बच्चों में बहुत, तो उनकी ऑक्यूपेशंस को यूज़ करके उनके रिहैबिलिटेशन में ये प्रोफेशन की शुरुआत हुई थी। Oh. एंड सो द नेम स्टक एज occupational therapy. But in children also we say that play is their occupation. So Right. सेंसरी इंटीग्रेशन जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी की बहुत बड़ी डोमेन है, Hmm. वो प्ले बेस्ड थेरेपी है, और उसमें हम बच्चों को बहुत सारे उनके बिहेवियर्स, उनके प्ले पैटर्न्स, उनका हमारे साथ कनेक्ट करने का तरीका, जो एक सिंपल भाषा में बोला जा सकता है, वो हम सेंसरी इंटीग्रेशन, उसके आगे एक बहुत बड़ी साइंस है जिसके लिए हम लोग सर्टिफिकेशंस करते हैं और नॉलेज हासिल करते हैं।
सो बट इन जनरल ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों में माइलस्टोन्स शुरू से, जब प्रीमेच्योर अगर बच्चे हैं या किसी बच्चे में हाई रिस्क होने की वजह से डेवलपमेंट डिले होने के चांसेस हैं, तो हम कम उम्र से ही उनको थेरेपी, पोजिशनिंग, हैंडलिंग, मदर्स को काउंसलिंग और ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपीज, फ्लो टाइम, राइट। सेंसरी इंटीग्रेशन, इस तरह के मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके। सो अगर हम सेंसरी इंटीग्रेशन में आने वाली सेंसेस की बात करते हैं, सो हम्म, इट इज ऑल रिलेटेड टू हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जी। तो ये कौन कौन सी सेंसेस हैं जो आप कवर करते हैं? सो ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हमें मालूम है। हाँ। हियरिंग, विजन, स्मेल, टेस्ट, टच, ये करेक्ट। 5 बेसिक सेंसेस हैं। बट हमारे अंदर 3-4 तरह की और सेंसेस हैं, जिसे हम प्रोप्रियोसेप्शन बोलते हैं, जो सेंस हमें जोड़ों से आती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं नींद में इस तरह सो रही हूँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे जोड़ से सिग्नल ब्रेन में जाता है कि आपका हाथ टेढ़ा है। सो जो सेंस बच्चों को किस तरह क्रेयॉन पकड़ना है, कितनी ज़ोर से बॉल कैच करनी है, ये हमारे जॉइंट्स की सेंसेशन होती है। ओके। वेस्टिबुलर उसी से रिलेटेड हमारी मूवमेंट और बैलेंस की सेंसेशन होती है, राइट। जो हमारे को अनइवन सरफेसेस पे चलने में या झूले में या पहाड़ों में चलने में, हमारे कान में उसके रिसेप्टर्स होते हैं। हाँ। वेस्टिबुलर इसी से रिलेटेड काइनेस्थेटिक सेंस होती है, जो मूवमेंट सेंस ही होती है। 2 और सेंसेस जिसे इंटेरोसेप्शन बोला जाता है, जो हमारे सेंस ऑफ हंगर, थर्स्ट और टॉयलेटिंग नीड्स, ओ। जब मुझे अपने शरीर से पता चलता है कि मुझे भूख लग रही है या मुझे वॉशरूम आ रहा है, हाँ। तो ये भी इंटेरोसेप्शन जानी जाती है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंसरी इंटीग्रेशन में इन 8-9 सेंसेस के हम सबको एक बैलेंस्ड रेंज में आ रही होती है। करेक्ट। जब ये सेंसेस प्रोसेस अंडर हो, यानी मुझे पता ही नहीं चल रहा कुछ, हाँ। और ओवर प्रोसेस हो कि मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है कोई सेंसरी, वन ऑफ द सेंसरी फीलिंग्स, तो ये एक सेंसरी डिसफंक्शनल बिहेवियर हो जाता है, और जिसको हम असेस करते हैं इन आवर होल सेंसरी इंटीग्रेशन प्रोसेस। ओके। सो डॉक्टर रिचा, यूजुअली जब मैं हियरिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो हम लोग जो प्रेफर करते हैं, हम ये कहते हैं कि बच्चे की हियरिंग लॉस पहले महीने में ही हम पूरी डायग्नोस कर सकते हैं। सो हमारा फॉर्मूला है 136। पहले महीने में हियरिंग लॉस डायग्नोस करना, तीसरे महीने तक बच्चे के प्रॉपर एम्पलीफिकेशन डिवाइस लगाना, और 6 मंथ से अर्ली इंटरवेंशन में एनरोल करना। सो क्या आप लोगों में सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए भी ऐसे पैरामीटर्स हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी इस चीज़ का डायग्नोस हो सकता है? सो जो हमारे असेसमेंट क्राइटेरिया है, वो लगभग सवा साल 1.5 साल से शुरू होते हैं, जिस पे हम चेक कर सकते हैं, जो ऑफिशियली है। ओके। लेकिन इतने साल में काम करते करते, और अब हम बड़ी, जैसे अभी परसों ही मेरे पास एक बच्चा भेजा गया जो फीड नहीं ले रहा है। बहुत बहुत ज़्यादा मदर उसको हेल्प करने की कोशिश कर रही हैं, हाँ। पर वो बच्चे ने मदर का फीड नहीं लिया, वो बॉटल भी नहीं लेती है। ओके। और जब मैंने असेस किया, तो बच्चा अपने मुंह पे टच नहीं करने देता है। उसको अगर मालिश करने के लिए मदर टच करती है, तो उसको बहुत दिक्कत होती है। वो अपनी बॉडी को इस तरह एक्सटेंशन के उसमें रखती है। वैसे वो एक्टिव बच्ची है, 4.5 महीने की है वो, जो मेरे पास भेजी गई, कि ये फीडिंग में बहुत परेशान कर रही है। उसकी ग्रोथ ठीक हो रही है, उसके सोशल माइलस्टोन उस एज के लिए कि उसने सोशल स्माइल देना, पेरेंट्स को पहचानना, ये सब शुरू कर दिया है। लेकिन हम लोग ये पहुंच पाए कि इसको कुछ टैक्टाइल यानी टच रिलेटेड सेंसरी इश्यूज हैं, कि वो फीडिंग यानी वो भूख लगने पे बॉटल की निप्पल को भी मुंह में लेना इसलिए नहीं पसंद कर रही है, क्योंकि उसका टच बहुत एवर्सिव यानी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। और जिस तरह आप समझ सकते हैं कि अगर मुझे कोई सुई चुभोए, जिस तरह मैं रिएक्ट करूँगी, उसका रिएक्शन उस तरह आता है जब पहली बार कुछ मुंह में डाला जाता है। फिर क्योंकि पेट तो भरना है, करेक्ट। शी एक्सेप्ट्स इट्स इवेंचुअली, धीरे धीरे। बट सेंसरी इश्यूज अब हम बहुत छोटी उम्र में भी देखने लगे हैं, कि 3-4 महीने के बच्चों में भी कई बार कुछ ऐसे हल्के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, जो हम मान सकते हैं। बट हाँ, ऑफिशियली डायग्नोसिस हमारा 1.5 साल के 1.5 साल शुरू होता तो इस पॉडकास्ट की जो टेक अवे मैं लास्ट में रखना चाहूँगी, वो ये कि हम एक ऐसी चेकलिस्ट पेरेंट्स के साथ शेयर कर दें, है। ताकि अर्ली साइंस को देखकर वो अर्ली
स्टेप्स ले सकें। जी। तो अगर पेरेंट को किसी स्टेज पर लगता है कि मान लो ये मेरा बच्चा टिपिकल डेवलपिंग बिहेवियर से अलग है, मान लीजिए 1 साल पे चलना नहीं शुरू हुआ, हुँ। तो उसको सबसे पहले कौन से प्रोफेशनल को अप्रोच करना चाहिए टू गेट कंप्लीट डायग्नोसिस ऑन सेंसरी इंटीग्रेशन? सो अगर 1 साल पे चलना शुरू नहीं किया का कंसर्न है, नॉर्मली हर पेरेंट अपने रेगुलर पीडियाट्रिशियन के पास जाते ही हैं और हुँ, वो उन्हें बताते रहते हैं, और पीडियाट्रिशियंस भी जनरली मोटे-मोटे माइलस्टोन ज़रूर पूछते हैं कि अब चलने लगे हैं। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनके पीडियाट्रिशियन ही होते हैं। बट अगर उनको लगे कि हाँ, ये कंसर्न है कि पिछले 2 महीने से पेरेंट इस चीज़ को अब कह रहे हैं, तो ज़्यादातर वो कई बार डेवलपमेंट पीडियाट्रिशियन के पास फर्दर रेफर करते हैं। ओके। सेंसरी इंटीग्रेशन कैन बी डिफरेंट ऑल्सो फॉर नॉट अ लाइक अ वॉक। जो बच्चा चल नहीं रहा है वो ज़रूरी नहीं है सेंसरी इंटीग्रेशन का ही कारण हो। हुँ, जैसे कोई न्यूरो डेवलपमेंटल कारण और भी हो सकता है करेक्ट। जिसमें ज़रूरी नहीं है कि सेंसरी इंटीग्रेशन का रीज़न हो। सो इन दैट केस जनरली फिर हमारे पास कई बार पीडियाट्रिशियंस अब सीधा भी भेज देते हैं, जिसमें हम उनकी मसल्स को, उनके ना चलने के कारण को इवैल्यूएट करते हैं, पिछले माइलस्टोन्स चेक करते हैं, मसल टोन, मसल स्ट्रेंथ, वेट बेयरिंग, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सेस चेक करके, और कुछ अगर हमें भी लगता है कि कुछ मसल्स में है तो पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को भी रेफ़र किया जा सकता है ताकि कोई और कारण इवैल्यूएट किया जाए। बट अगर सिर्फ एक डेवलपमेंट डिले दिखता है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी और सेंसरी इंटीग्रेशन दोनों के माध्यम से बच्चों को हेल्प करते हैं, और कुछ एक्सरसाइजेस के द्वारा माइलस्टोन्स पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो जो आप असेसमेंट करते हो ये स्टैंडर्डाइज़ असेसमेंट्स होती हैं या चेकलिस्ट्स होती हैं, सो स्किल्स इट होते हैं? डिपेंड्स, होती दोनों हैं, हुँ, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा हम स्क्रीनिंग ही पहले करते हैं। पर जहाँ हमें अगेन 2-3 महीने के बाद अगर प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है और दूसरे एरियाज में भी हुँ, ओवरलैप डिले दिख रहा है, हुँ। यानी कुछ सोशल रेसिप्रोसिटी में भी दिख रहा है, कुछ चीज़ें सीखने में भी लग रहा है कि बच्चा उतनी जल्दी पिकअप नहीं कर रहा है, तो एक ऑफिशियल होलसम स्क्रीनिंग डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ मिलके उनका डीक्यू चेक करना, वो राइट। भी हम लोग करते हैं। सो अभी तक जैसे हमें बताया हियरिंग लॉस का प्रेगनेंसी में कोई टेस्ट नहीं है। हुँ, मतलब यू कांट डायग्नोस हुँ, ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी कि बच्चे को हियरिंग लॉस है या नहीं है। हुँ। सो इज़ दिस सेम कि प्रेगनेंसी में क्या ऐसे इश्यूज़ को डायग्नोस किया जा सकता है? सो काफ़ी ऐसे डिसऑर्डर्स हैं हुँ, जो प्रेगनेंसी में पता चल जाते हैं, जिनमें डेवलपमेंट डिले होने के आगे हाँ, चांसेस होते हैं। सो कई सिंड्रोम्स लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह भी अब प्रेगनेंसी में पता चल सकता है, और कई और कंजेनिटल डिसऑर्डर्स का भी प्रेगनेंसी में पता चल जाता है। इनफैक्ट जेनेटिक्स में जैसे ऑटिज़म वगैरह में भी अगर सपोज़ एक बच्चे को ऑटिज़म है, हाँ, तो पूरी दूसरी कंसेप्शन से पहले जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है, कंसेप्शन के बाद भी की जाती है, जो थर्ड मंथ में एमनियोसेंटेसिस वगैरह से पता लगाया जा सकता है, पर सबका नहीं पता लगाया जा सकता। आई थिंक अबाउट 20% ही ऐसे डिसऑर्डर्स होंगे हुँ, जो अम, और उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव हो सकता है। सो देयर आर फ्यू डिसऑर्डर्स व्हिच कैन बी आइडेंटिफाइड दैट द चाइल्ड मे बी ऑन अ रिस्क ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और डिले। सो इज़ इट जेनेटिकली देयर इज़ अ फैक्टर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन 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 यस। सारे कारणों में या इनके मेनली कारण क्या होते हैं? कुछ केसेस में जेनेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे सिंड्रोम्स और डायग्नोसिस हैं जो वन ऑफ द पेरेंट्स में माइल्डर फॉर्म में है, लेकिन उनके बच्चों में म्यूटेशन से वो ज़्यादा विकसित रूप से देखे जाते हैं। तो अगर पेरेंट को वो पता है तो वो कराते हैं चेक। पर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं, म्यूटेशंस हैं जो जेनेटिक टेस्टिंग में पता चल सकते हैं। ओके, और इंटरनेशनली हर कंट्री का अपना एक सिस्टम है जो फिक्स्ड, जो मैंडेटरी है कि इस ये जेनेटिक टेस्ट होने ही चाहिए। जैसे इंडिया में भी डाउन सिंड्रोम के लिए ट्रिपल मार्कर और इस तरह के टेस्ट अब किए ही जाते हैं हर ऑफिशियल टेस्टिंग में, जो पता लगा सकते हैं कि बच्चों में कोई इस तरह की ट्राइजोमी और हुँ, अ, कोई डिसऑर्डर ना हो, बट सारे नहीं निकल पाते। ओके। तो अब
मान लीजिए बच्चे का एक पर्टिकुलर इशू, मान लीजिए से टेस्ट में जैसे आपने बोला या टेक्सचर में आ रहा है ऑन हुँ, योर चेकलिस्ट, हुँ। तो उसके बाद किस तरह से आप उसको थेरेपी के लिए एनरोल करते हैं? हाउ डू यू काउंसिल द फैमिली? क्योंकि कई बार क्या होता है, पेरेंट आता ज़रूर है, हुँ, डायग्नोसिस भी करा लेता है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। जी। वो लगता है कि नहीं, अच्छा सूजी नहीं खाता लेकिन ये तो खाता है, ये मैम। हुँ। सो आप किस तरह से पेरेंट्स को गाइडेंस देना चाहेंगी कि अगर एक प्रोफेशनल आपको कुछ पैरामीटर्स से एक्सप्लेन कर रहा है, सो ये एक्सेप्टेंस कैसे आप उसमें काउंसलिंग करते हैं पेरेंट्स में लाने के लिए? सो मैं सिर्फ सेंसरी इश्यूज़ की बात करूँ तो हल्के-फुल्के हम सब में थोड़े सेंसरी इश्यूज़ हैं। हो सकता है जब मुझे दूध में मलाई अच्छी नहीं लगती, तो वो मेरे सिस्टम का सेंसरी इश्यू है कि वो टेक्सचर मुझे नहीं पसंद है, राइट। या कुछ ऐसा हम सबकी डाइट में होता है। कई लोग कहते हैं मैं ना ये टेक्सचर नहीं पहन सकती, मेरी स्किन को प्रॉब्लम हो जाती है। यस। सो दैट यस। इज़ ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ सेंसरी इश्यू। पर जब हम बच्चों में एक डेवलपिंग ह्यूमन सिस्टम में कुछ इस तरह के सेंसरी इश्यूज देखते हैं कि कोई सेंस उन्हें, जैसे मैंने पहले कहा, बहुत ज़्यादा फील हो रही है, यानी अगर आपने जैसे कहा टेस्ट और टेक्सचर, तो कई बच्चे हमारे पास 5-5 6-6 साल की उम्र में आते हैं जिन्होंने आज तक सॉलिड फूड ही नहीं खाया। वो मिक्सी में चला के मदर्स उनको करेक्ट। खाना देती हैं। बिल्कुल करेक्ट। हाँ। तो वो एक बहुत डिलेड स्टेज है, लेकिन वहाँ एक्सेप्टेंस होना कि ये सिर्फ एक ज़िद या बच्चे का कोई इसके लिए एक ये वैलिड सेंसरी इशू है जो हम उनकी टेस्टिंग में लाते हैं और उनको इलाज चाहिए उसके लिए। एज इन सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हमारे कई स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट होते हैं जिसमें हम डिसेंसिटाइजेशन ओरल सेंसरी सिस्टम को की करते हैं। कुछ केसेस में जहाँ सेंसरी इश्यूज की इलाज तभी चाहिए जब वो किसी की लाइफ की फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। राइट। तो जैसे मैंने कहा, अगर मुझे दूध में मलाई से प्रॉब्लम है, मेरे को इलाज की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। हाँ। बिकॉज इट्स नॉट अफेक्टिंग माई लाइफ इन अ वे। अगर मैं जाइंट व्हील पे बैठने से डरती हूँ, हाँ। तो मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दैट्स नॉट माई रूटीन। हाँ। मे बी वंस इन 5 years एंड इवन इफ आई डोंट डू, करेक्ट। मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। करेक्ट। बच्चों में जब हम देखते हैं कि 3-4 सेंसरी इश्यूज़ या एक ही सेंसरी इश्यू की वजह से बच्चा खाने में इतना परेशान हो रहा है, उसका फ़ोकस नहीं बन सकता है, वो उसकी लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसके व्यवहार में प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। उसको किसी भी स्किल को सीखने में प्रॉब्लम आ रही है, हम्म। तो इसका एक इलाज करना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो वो हम पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं। कई बारी ये लिंक बनाना ही पेरेंट्स को बड़ा डिफरेंट लगता है कि क्या क्लास में बैठ ना पाने का कारण इसका कोई सेंसरी इशू हो सकता है। जैसे मैंने बताया था कि मूवमेंट, वेस्टिबुलर और ये सब काइनेस्थेटिक भी हमारे सेंसेस हैं। यस। तो जो बच्चे क्लास में घूमते हैं उनकी वो सेंस कहती है कि चलो। तो जब मेरे बस में ही नहीं और मुझे पता ही नहीं है, तो वो उसके लिए उसको वेस्टिबुलर इंटीग्रेशन थेरेपी हम करते हैं, और जिससे उनके अंदर वो जो मूवमेंट का या हाइपर एक्टिव होने का व्यवहार है वो कंट्रोल हो जाता है। सो द सिम्टम हैज़ टू बी लिंक्ड टू व्हाट फंक्शनैलिटी हाँ। पे असर पड़ रहा है, और फिर उसके लिए इलाज से वो अच्छा हो जाएगा। सो ज़्यादातर जब पेरेंट्स को समझ आता है तो वो इसका इलाज लेते हैं। कुछ हैं जो इस चीज़ को नहीं भी हाँ। समझते और डिले करते हैं। नहीं, एक ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला डॉक्टर ऋचा कि एक एग्जांपल जो आपने दिया कि बच्चे 5 साल तक की उम्र के भी सॉलिड फूड नहीं खाते। अब हमारे पास सेम केस आते हैं कि हुँ, मैम ये बच्चे की स्पीच क्लियर नहीं है, हुँ, स्पीच क्लैरिटी नहीं है। तो हम भी जो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, हम उसकी जो ईटिंग हैबिट्स को देखते हैं, क्योंकि हमारी स्पीच हमारे ओरोमोटर मसल्स से रिलेटेड है। जी, अगर मेरे को सॉलिड फूड खाने की आदत नहीं है तो मेरे ओरोमोटर मसल्स वीक डेवलप रहेंगे, नहीं हुआ है। डेवलप ही नहीं होंगे। हुँ, और अगर ओरोमोटर मसल्स डेवलप नहीं होंगे तो मेरा बच्चा कभी भी ठीक से बोल ही नहीं पाएगा। जी, तो एक पैरामीटर अफेक्ट होने से उसका दूसरा पैरामीटर जो स्पीच है, जिसकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि जस्ट कि वो खाना खाता ही नहीं है, उसके मसल्स ही नहीं है। तो जब मसल ही नहीं है तो फंक्शन कैसे होंगे? तब हम पेरेंट को आपके पास वापस भेजते हैं कि क्या-क्या एक्सरसाइज़ेज़ मैंडेटरी हैं,
कि पहले किसी स्किल को डेवलप करने के लिए प्री स्किल्स पे काम करना ज़रूरी है। तो जी। ये हमारे लिए ये सारी प्री स्पीच स्किल्स इम्पोर्टेंट हो बिल्कुल, जाती तो है। सेंसरी जब हम लर्निंग पिरामिड अगर कोई भी गूगल करेगा हाँ, तो उसके बेस पे सारे सेंसरी एरियाज लिखे हैं। यस, तो वो हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो हाँ, हमारे बाकी जैसे स्पीच, अटेंशन, लर्निंग, लैंग्वेज, स्किल, हाँ, लैंग्वेज, इनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जब ये इंटीग्रेटेड होते हैं तो अपने आप बच्चे आगे हर स्किल को सीखते हैं और बढ़ते हैं। करेक्ट। चलिए हम 5 ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ लेते हैं पेरेंट्स में जो यूजुअली आपके या हमारे पास कॉमन क्वेश्चंस की तरह आते हैं। सबसे पहले बच्चे की स्कूल से कंप्लेंट आती है कि बच्चा क्लास में बैठता नहीं है, काम टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिखना शुरू करती है और वो भागना शुरू कर देता है। इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? सो अगर बच्चे को कोई और दिक्कत नहीं है और सिर्फ वो इसी कारण से अ, हमारे पास या टीचर्स पेरेंट्स को कहती हैं कि आप देखिए ये क्लास में बच्चा नहीं बैठता है और घूमता रहता है, क्लास डिस्टर्ब होती है। सो फ्रॉम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपी पर्सपेक्टिव हम लोग जो मैंने अभी पहले समझाया उसके एक सेंसेस का एनालिसिस करते हैं, ओके, जिसमें सेंस ऑफ सारे जो 8-9 सेंसेस हमने बताए टच किए जा सकते हैं, क्योंकि क्लास में घूमना मेरे लिए टैक्टाइल सीकिंग बिहेवियर भी हो सकता है। टैक्टाइल यानी टच ओके, सीकिंग कि मेरी अब इच्छा हो रही है मैं चीज़ें छूऊँ, तो मैं उठ के सबकी चेयर, टेबल, किसी बच्चे का बाल, किसी की इरेज़र ये पकड़ने की इच्छा है कि मुझे फ़ील करना है। कई बच्चे जाके ब्लैक बोर्ड पे हाथ से टच करना चाहते हैं, तो दैट कुड बी वन रीज़न। दूसरा जो वेस्टिब्युलर काइनेस्थेटिक सेंस है वो मुझे बैठने नहीं दे रही है। जैसे सपोज़ मैं और आप बात कर रहे हैं, आप इस समय स्थिर बैठे हैं और मेरे ये थोड़े-थोड़े हाथ चल रहे हैं, बट करेक्ट, बोथ ऑफ अस हैवंट प्लान्ड दिस मूवमेंट। यस, उसी तरीके से उसकी वेस्टिबुलर सेंस थोड़ा ज़्यादा ओवरड्राइव पे है, तो वो अपने आप को उसको ही नहीं पता वो कब उठ के चल पड़ता है, और जब टीचर कहती है बैठ जाओ आर्यन, जाओ अपनी सीट पे वापस, वो 2 मिनट बैठेगा और फिर 2 मिनट बाद वो घूम रहा है। तो उसमें भी हम उसके इस सेंस को चेक करते हैं कि अगर वो ओवर प्रोसेस कर रहा है, यानी उसको इस चीज़ की इंटीग्रेशन चाहिए, सो हम उसको फिर वो थेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं और बहुत चेंज दिखता है। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस घर पे भी सिंपल तरीके से बताई जा सकती हैं जब हम पेरेंट्स को, क्योंकि उसके सिस्टम की वो मूवमेंट नीड है, हाँ, तो हम उनको कई बारी बताते हैं कि आप घर में ही इनको जैसे एनिमल वॉक्स की तरह कुछ एक्सरसाइज कराइए कि घोड़ा बना के इसके ऊपर हाँ, कुछ गेम बना दीजिए कि इसके ऊपर बुक रखिए और घोड़ा चलेगा, गिरनी नहीं चाहिए। समटाइम्स हम स्कूल में जब तक इलाज थेरेपी से फ़र्क पड़ रहा है, टीचर्स को गाइड करते हैं कि जब उसकी इच्छा हो तो आप एक कंस्ट्रक्टिव मूवमेंट ब्रेक दे दीजिए, उसे बोलिए सारी वर्कशीट तू इकट्ठी करके आ और वाओ! फिर स्टाफ रूम में रखाओ। वाओ! तो वो एक कन्वर्ट हो जाती है रैंडम नॉन वाओ! डिसफंक्शनल मूवमेंट से एक फंक्शनल मूवमेंट, फंक्शनल तरीके में, जिसमें बच्चे का कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ता है क्योंकि उसे मॉनिटर टाइप काम दिया गया है क्लास में। सो ये वेरी सब गुड, कॉम्पनसेशंस और थेरेपी के उस हेल्प से बच्चों में काफ़ी फ़र्क आता है। वेरी गुड, सच अ गुड वैलिड पॉइंट। तो आई थिंक पेरेंट ये तभी सीख सकता है जब वो आप जैसे प्रोफेशनल से मिलके समझे, बजाय इसके कि बच्चे को घर में डांट लगाता रहे कि तेरे स्कूल से कंप्लेंट क्यों आ रही है, सो वो सो तारे जमीन अनफॉर्चुनेटली पर वाली है जब तक मूवी। 1-2 साल वो घर में डाँट, मार खा चुका होता है, पेरेंट्स टीचर स्कूल से बहुत देर तक सुन चुके होते हैं, वो हमारे पास तब तक पहुँचते हैं जब वो थोड़े और पक्के हुए होते हैं। सो करेक्ट, आई नो कोई पहले दिन नहीं आ जाता है, हाँ, पर अगर आपको लगातार 1 महीना, 1.5 महीना एटलीस्ट हो गया है ये सुनते हुए, तो बेटर है जल्दी करेक्ट, सीक आउट करें हेल्प, और सिंपल स्ट्रैटेजीज़ ही देनी होती हैं हमने। सो वन शुड ट्राई टू सीक हेल्प एंड नॉट इग्नोर एंड डिले कि ये शैतान है इसलिए ऐसे ही करता है। करेक्ट। चलिए, दूसरी कॉमन मुझे सिचुएशन जो लगती है वो ये लगती है कि बच्चे को एक टास्क दिया जाता है, मान लीजिए उसको होमवर्क में 15 सम्स मिले करने को, हुँ। तो उसने 4-5 शुरू करे और उसके बाद बंद किया और नहीं करना। सो हुँ। किसी भी, चाहे वो क्राफ्ट एक्टिविटी हो या राइटिंग वर्क हो या मैथ्स की कोई सम्स हो, हुँ, किसी भी टास्क को पूरा करने में मदर को बहुत ज़्यादा बच्चे के पीछे पड़ना पड़ता है। तो ये भी एक कंडीशन है। जी, ये भी एक सिमिलर सिचुएशन हो सकती है। इसमें जब हम देखेंगे तो हम किस ऐज का बच्चा है और किस
क्या ये शुरू से उसका सस्टेन्ड सिटिंग टॉलरेंस कम था, उसको टास्क कंप्लीशन में दिक्कत है, क्योंकि ये 2 चीज़ हो सकती है। कई पेरेंट्स हमें कहते हैं मैम ये 3-3 घंटे बैठा रहता है पर किताब में से कुछ अंदर नहीं जा रहा है। हाँ। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो 15 मिनट बैठते हैं, फिर उनको 10 मिनट घूमना है, घर की घंटी बजी है, उन्हीं को देखनी है जाके, सो वो टिक के नहीं बैठ सकते, इसीलिए वो फोकस नहीं कर पाते। सो वी डिवाइड एंड अंडरस्टैंड कि ये किस एज पे हो रहा है, कब से हो रहा है, किस तरह की लर्निंग कर्व है बच्चे का, और किस तरह की सस्टेन्ड सिटिंग कैपेसिटी है। अगर बैठने की दिक्कत है तो जैसे मैंने पहले बताया हम वैसा कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं, लेकिन बैठे बैठे भी बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है, then in sensory integration a lot of exercises which are in advanced stages also called brain gym and Crispiani exercises help in building up children's concentration and attention spans, which are then very helpful क्योंकि वो उससे वो फोकस करके अब्जॉर्ब कर पाते हैं। और लगातार जैसे आपने कहा 15 सम्स करने हैं तो 6-7 सम्स के बाद 5 मिनट की ब्रेक लेनी है और फिर अपना काम कंप्लीट करना है। राइट, सो ये भी हम सजेस्ट कर सकते हैं उनको। राइट। थर्ड इम्पोर्टेंट इशू आता है बच्चों में स्क्रीन टाइम का। अभी क्या है, हम हमारे बच्चे पैदा ही एक हाथ में ऑलमोस्ट डिजिटल वर्ल्ड में हो रहे हैं, जो हम अवॉइड भी नहीं कर सकते। जी। तो सबसे पहले करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताइए कि डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन में किस एज के लिए कितना स्क्रीन टाइम रिकमेंडेड है? सो स्क्रीन टाइम जो WHO और AAP अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिशियंस की रिकमेंडेशंस है 0 to 2 इज़ 0 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस, कि 2 साल तक के बच्चे को बिल्कुल भी स्क्रीन का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो वाह। हमें मोबाइल्स आईपैड्स दूर रखने हैं। अगर घर में बड़े स्क्रीन पे दूर से कुछ टीवी थोड़ी देर चलता है और बच्चा घर में है तो आधा घंटा लगभग अगर वो उसके आसपास है, दैट कुड बी ओके, बट अदर दैन स्मॉलर स्क्रीन्स बिल्कुल दोनों हैं। 2 से 4 और 5 साल की उम्र में आधा घंटा से 1 घंटा मॉनिटर्ड नॉन एनिमेटेड, यानी जिसमें राइम्स कार्टून्स गेम्स ये नहीं होनी चाहिए। जितना हाई मेगापिक्सल एक पॉइंट पे बच्चे देख रहे हैं वो ही उनके उन नेटवर्क्स को स्लो कर रहे हैं, जो लैंग्वेज कम्युनिकेशन अटेंशन स्पैन बिहेवियरल सस्टेनेंस इनके लिए जो उस 2 से 5 साल की एज में नेटवर्क्स बनते हैं उनको बहुत अफेक्ट कर रहे हैं। माय तो गॉड। वीडियो कॉल्स और किसी भी हिंदी या इंग्लिश जो भी घर में भाषा बोली जाती है उसमें देखे जाने वाले सिंपल कुछ आधे घंटा या 1 घंटा फिर भी दिखाए जा सकते हैं, और अवॉइड हो सकें तो बहुत अच्छी बात है। और उसी तरह से 5 से 8 साल में 1 से डेढ़ घंटा, और क्योंकि उस समय थोड़ा बहुत एकेडमिक आजकल लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग हाँ। शुरू हो जाती है, तो वो फोकस बदल जाता है कि अगर थोड़ी लर्निंग या कोई वीडियोस जो एकेडमिक इन नेचर हैं वो देखे जा रहे हैं, सो वो भी 1 से डेढ़ घंटा अलाउड है। इसके बाद क्वांटिफिकेशन डिपेंड्स ऑन द लर्निंग सिस्टम्स, बट अगर सिर्फ प्लेजर के लिए और जॉय के लिए देखे जा रहे हैं तो 1 डेढ़ घंटा 8 से बड़े बच्चों के लिए रिकमेंडेड है, उससे ज़्यादा नहीं बिल्कुल। वाओ! कितना अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया है, क्योंकि जो पेरेंट्स हमारे पास लैंग्वेज डिले के लिए आते हैं, हुँ, हम उनसे बोलते हैं आप बच्चे से बात करते हो उसको क्या सिखाते हो? तो सबसे पहले वो बोलते हैं मैम इसको टीवी में ना एबीसीडी आता है, इसने ये वाली राइम सीख ली है, 1 इसको 2 3 भी 1 आता 2 है। 3 भी आता है मैम, इसको ये सब आता है। और मम्मी पानी दे दो, पापा घूमी ले चलो, दादी निन्नी आई, ये ले कन्वर्सेशन नहीं आती है। सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो स्क्रीन की वजह से लैंग्वेज के नेटवर्क्स ही बदल रहे हैं, और जितना और इसीलिए जो रिसर्च दिखा रही है जो कलरफुल हाई मेगापिक्सल वाले विजुअल्स हैं वो आपको वो खो देते हैं बच्चे को, और फिर जो आप एक यस। मोनोटोनस भाषा सुन रहे हो उसमें वो कहीं कहीं एक रोट लैंग्वेज की तरह आती है, पर मीनिंगफुल डिजायर्ड नीड वाले शब्द नहीं निकल रहे होते बच्चों के, जिस वजह से ये स्क्रीन टाइम बहुत बदनाम हो रहा है। हाँ। आजकल तो मुझे लगता है एवरी हाउसहोल्ड इज़ डीलिंग विद द आइदर, कुछ लोगों को पता है तो वहाँ घर में ये क्योंकि पहले से आदत डल गई थी। हाँ। सो एवरी हाउसहोल्ड इज़ डीलिंग विद द स्क्रीन टाइम की क्वांटिफिकेशन, एंड इफ़ यू नो रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम बच्चों के लिए सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम बैन
किया है, which is being applauded all over the world, Yes, that this is very important. important. और जितना हमें फ़ायदा टेक्नोलॉजी और उससे हो रहा है, हमारे बच्चों के लिए एक अलग एक्सट्रीम पे भी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। करेक्ट। और इसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो हमें लगता है, स्पेशली मैं स्पीच और लैंग्वेज की बात करती हूँ, क्योंकि बच्चे स्क्रीन पर ज़्यादा हैं, उनका लर्निंग स्क्रीन के थ्रू ज़्यादा हो रहा है, बुक रीडिंग ज़ीरो पे आ गई है। कोई भी बच्चा स्टोरी बुक उठा के, या पेरेंट इतना एफर्ट नहीं कर रहा कि वो एक स्टोरी बुक बच्चे को रोज पढ़े, क्योंकि हमें याद है हमारे बचपन में गर्मी की छुट्टियों का मतलब कॉमिक्स पढ़नी है, दिन में 4 से 5 कॉमिक्स हमें पढ़नी है, हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट होता था। लेकिन क्योंकि अब बच्चों में रीडिंग हैबिट्स नहीं आ रही, इसीलिए जो उनका ऑडिटरी मेमोरी रिटेंशन है वो भी उतना डेवलप नहीं हो रहा। जी। सो कहीं न कहीं स्क्रीन की वजह से बहुत सारे पैरामीटर्स इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो अब यंग मदर्स को हम क्या टिप्स दे सकते हैं कि स्क्रीन टाइम को किस तरह से रिप्लेस किया जाए, और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए आपका क्या सजेशन है कि किस एज ग्रुप में क्या एक्टिविटीज़ इम्पोर्टेंट है? स्क्रीन टाइम की रिप्लेसमेंट जो अभी हमने 2 शब्द बोले, आउटडोर प्ले ओके। एंड रीडिंग, हाँ, and just being freely talking to the child is very important from every age. 6 महीने के बच्चे के लिए भी ज़रूरी है कि उसे गोद में या प्रैम में हुँ, पार्क में एक चक्कर कटाने ले जाया जा सके, और वो नेचर को, पेड़ों को, मिट्टी की खुशबू को, ये सारे सेंसरी मैकेनिज्म्स जो उसके करेक्ट। इस एज में जा रहे हैं, तो वो उस एज से ज़रूरी है कि बच्चों को बाहर लेके जाया जा सके और वो नेचर में खेलें। सो हर एज में बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि वो दिन में 1 से 1.5 घंटा बाहर पार्क में खुले में बिताते हैं। तो ये क्या-क्या खेल सकते हैं वो हर एज के हिसाब से, बॉल एक बहुत ईज़ी और हर एज के लिए डिफरेंट लेवल पे गेम्स हैं। सो बॉल रिलेटेड, बॉल कैच एंड थ्रो 1 डेढ़ साल के बच्चे को शुरू कराना, बॉल किकिंग सिखाना, धीरे-धीरे उसको एक गोल तक बॉल को हिट करना, राइट। भाग-दौड़ करना, स्किपिंग, क्लाइंबिंग अप। क्लाइंबिंग ट्रीज, क्लाइंबिंग जनरल जो भी झूले लगे हुए हैं, ये सब एक्सपोजर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। जितना हम पेरेंट्स बच्चों को खाना खिलाने में और उनके वज़न बढ़ाने में इतना फोकस्ड रहते हैं, उतना ही ज़रूरी उनके लिए आउटडोर प्ले, उनके साथ बातचीत करना, क्योंकि आजकल पेरेंट्स के खुद के मोबाइल यूसेज इतने हैं यस। कि उन्हें लगता है कि तू ये खेल ले, ये टॉय है और तब तक मैं ये कर लेती हूँ, करेक्ट। जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एंड देयर इज़ अ रीसेंट स्टडी विच शोज़ दैट जिन बच्चों में मोबाइल यूसेज ज़्यादा है, उनके पेरेंट्स में भी ज़्यादा है, इसी वजह से उनकी ज़्यादा है। करेक्ट। सो देयर हैज़ बीन अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन द पेरेंट्स मोबाइल यूसेज एंड द चिल्ड्रंस मोबाइल यूसेज, जो पेरेंट्स जस्टिफाई करके कहते हैं कि हमारा तो काम ही इसी पे है। बट एवरीबडी हैज़ टू ड्रॉ अ लाइन एंड लर्न द न्यू बैलेंस। तो ये बहुत ज़रूरी है। रोज़ 15 मिनट 20 मिनट उनके साथ उम्र के हिसाब से स्टोरी बुक पढ़ना, स्लीप टाइम जो एक पैटर्न है स्टोरी बुक का, वो बहुत ज़रूरी है कि हम उन्हें पढ़ें, और अपनी दिनचर्या की बातें ही बताने में, आज मेरे ऑफिस में ये करेक्ट। हुआ, और फिर ना आज घर में तो आलू था ही नहीं तो मम्मा ने आपके लिए पनीर बना दिया। हाँ। तो इस तरह की बातचीत शायद पेरेंट्स भी नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ। आजकल 1.5 साल के बच्चे को 1 2 3 सिखाने में, हाँ। ABCD सिखाने में हमें ज़्यादा प्राइड Yes. फील हो रहा है, हाँ। रादर देन कि उन्हें पता हो कि घर में खाना कौन बनाता है, किचन कहाँ है। सो ये बहुत गैप बढ़ता जा रहा है, जिससे डेवलपमेंटल इश्यूज भी हमें दिख रहे हैं बच्चों में। करेक्ट। तो इसी पे आई थिंक एक जोक बना हुआ है कि एक टीचर ने क्लास में बच्चे से पूछा, ये आपके घर में रोटी कहाँ से आती है? तो बच्चे ने बोला ज़ोमैटो से आती है। तो सोर्स ऑफ प्रोडक्ट भी नहीं पता। ट्रस्ट में अगर आज हम की डेट में हम 5 साल के बच्चे को सब्जी वाले के पास ले जाएं, तो वो वहाँ पड़ी हुई सारी सब्जियों के नाम भी नहीं बता पाएगा। और लेकिन वो ये बता देगा कि मुझे मार्गरीटा पिज़्ज़ा चाहिए या फार्म हाउस डिलाइट पिज़्ज़ा चाहिए। जी, which is not a very developed situation to be happy about. यस। So we have to hold on to our roots, the things that we do naturally, और वो प्राइड होना चाहिए कि मेरे बच्चे को पता है पिज्ज़ा में टोमेटो, अनियन, कैप्सिकम ये सब डलता है, और ये सब्जी वाले से आता है, और वो फार्म्स में उगता है जहाँ हाँ। पानी डाल के उगाया जाता है। करेक्ट। तो ये भाषा हम बता ही नहीं रहे हैं बच्चों को। यस। So,
So thank you. Any further 5 important tips you want to give to parents? I think we've given a lot of smaller tips through our talk already, but the very important message is कि when we choose to have our children, we need to have that हमारे को वो mindset और उनके प्रति खुल के खेलना, हंस के बातें करना, हाँ, अपनी बाकी चिंताएं ऑफिस को छोड़ के कि दिन का अगर 1-1.5 घंटा हम अनइंटरप्टेड हाँ, अपने बच्चों के साथ खुल के खेल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, उनकी सुन सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पास अब थोड़े बड़े और आते हैं, वो यही कहते हैं कि मम्मी-पापा के पास हमारी बातें सुनने का ही टाइम नहीं है। यस। सो ये भी एक बहुत बड़ा गैप होता जा रहा है, जो हम सबको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि वी हैव टू बी वेरी गुड लिसनर्स एज़ पेरेंट्स, नॉट जज देम, हाँ, नॉट लेबल देम टू सून, ये तो है ही लेज़ी, ये तो है ही नॉटी। समटाइम्स दीज़ स्मॉल थिंग्स मे हैव अ रीज़न। और यस, जब भी लगे कि कोई चीज़ 2-3 महीने से ज़्यादा आपको परेशान कर रही है बच्चे के डेवलपमेंटल, बिहेवियरल, एकेडमिक, लैंग्वेज डोमेन्स में, तो एक प्रोफेशनल की हेल्प लेने में शर्म नहीं आनी चाहिए। करेक्ट, वी शुड ऑल बी ओपन अबाउट इट एंड यस, बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर ऋचा। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने शेयर किया एंड आई एम श्योर पेरेंट्स को ये समझ ज़रूर आया होगा कि दाग लगने ज़रूरी है, दाग अच्छे हैं, गिरना भी सेहत के लिए ठीक है, साइक्लिंग भी ज़रूरी है। सो जो हम अपने बचपन में करते थे, इन बच्चों के बचपन में भी वो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। मिट्टी को छूने दें, मिट्टी को खाने दें, हर चीज़ से उनको एक्सपीरियंस करने दें, तो बच्चों में बहुत सारी चीज़ें अपने आप ऑटोमैटिकली ठीक हो जाएँगी। विद दैट पॉजिटिव नोट, थैंक यू एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डॉक्टर ऋचा के साथ हम एक और सेशन करेंगे क्योंकि डॉक्टर ऋचा का एक्सपर्टीज़ है हैंडराइटिंग में। सो डॉक्टर ऋचा हम आपके साथ एक बार फिर कनेक्ट होंगे। ज़रूर, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।